लेके आई हूँ ग्रुप 16, 17 एंड 18 के, जिसमें 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। और हाँ, अगर बाकी चैप्टर्स के भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो गो इन द प्लेलिस्ट एंड चेक राइट नाउ, यू विल गेट वन शॉट का प्लेलिस्ट एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी प्लेलिस्ट मिलेगा। कोई डाउट होगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, डू कमेंट बिलो। हाय बाळांनो, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 which are asked for complete 8 marks boss। so 8 marks मतलब एकदम हाई फंडू टॉपिक है, पूरी एनर्जी लगानी है और ये 8 मार्क्स अपने पॉकेट में होने ही होने चाहिए। सो अब हम सबको पता है दैट वी स्टार्ट द चैप्टर विद एमसीक्यू 1 मार्क, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि एमसीक्यू हम हमेशा पेपर के एंड में लिखते हैं कंफर्म करके, तो मैं भी एमसीक्यूज एंड में लूंगी। एंड लेट अस स्टार्ट विद ऑल द 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग व्हाट इज OSO का बॉन्ड एंगल। तो उसके लिए मेरी प्यारे बाळांनो तुम्हाला SOS बॉन्ड अँगल माहिती असण्यासाठी तुम्हाला त्याचं स्ट्रक्चर माहिती पाहिजे। तर बॉस त्याचं स्ट्रक्चर आपण असं काढू शकतो विच इज द रेझोनन्स हायब्रिड, आणि याचा जे बॉन्ड एंगल आहे बॉस, इसका बॉन्ड एंगल है 119 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। SO2 plus Cl2 gives you what? तो बॉस SO2 plus Cl2 हमको देता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या देता है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सो SO2 plus Cl2 gives sulfuryl chloride। बढ़े आगे। नेक्स्ट, नेम द सॉल्यूशन दैट इज फॉर्म्ड बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर। सो इन सॉल्ट हमको SO2 डालना है पानी मध्ये। आता जैसे ही हमने ये SO2 पानी में डाल दिया तो बॉस इधर होने वाली है एक चमत्कारी रिएक्शन। एंड व्हाट इज दैट चमत्कारी रिएक्शन? तो बॉस SO2 में जैसे ही H2O डाल दिया यहां पे बन गया एसिड। और बॉस ये कौन सा एसिड है? ये चमत्कारी एसिड कौन सा है? तो बॉस इस चमत्कारी एसिड को हम बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड। अरे बोला लाजू नका, कोणता एसिड? सल्फ्यूरस एसिड। चलो दे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैलेना? बॉस गैलेना का केमिकल फॉर्मूला है PbS। नेक्स्ट, why does oxygen या why can oxygen not exhibit higher oxidation state? अब देखो मुझे एक बात बताओ, हम अपने घर में एज गेस्ट उतने ही लोगों को बुलाएंगे जितनी हमारे घर में जगह होगी। अगर हमारे घर में होंगे 3 रूम और हमने बुला लिया 50 लोगों को, इज इट पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल, राइट? तो हम उतने ही लोगों को हमारे घर में बुलाएंगे जितने लोगों की हमारे घर में जगह होगी। वही फंडा ऑक्सीजन भी अपनाता है। ऑक्सीजन अपने ऑर्बिटल में, अपने स्ट्रक्चर में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को बुला सकता है जितना वो बेचारे के पास जगह है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये बेचारे के घर में जगह ही नहीं है, छोटू सा घर है इसका, तो इट विल नॉट इनवाइट मच ऑक्सीजन, मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन डज नॉट हैव, यानी उसके पास नहीं है। क्या नहीं है उसके पास? तो ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन डज नॉट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल। ऑक्सीजन डज नॉट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल। अब उस बेचारे के घर में तो खाली जगह ही नहीं है। हाउ कैन इट इनवाइट समवन? Oxygen does not have vacant d orbital, hence it cannot exhibit higher oxidation state। समझ में आया क्या?
hence it cannot exhibit higher oxidation state. Clear है boss? चलो then next question. Write the number of lone pairs present in ClF5 स्ट्रक्चर. अब लोन पेयर म्हणजे काय? लोन पेयर का मतलब क्या है? तो बहुत सिंपल वर्ड्स में लोन पेयर का मतलब है खाली बैठे हुए इलेक्ट्रॉन जिनको कोई काम धंधा नहीं है. ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया होगा उनको हम बोलेंगे लोन पेयर. बेचारे वेले बैठे हुए इलेक्ट्रॉन, इनको कोई काम धंधा नहीं है. सो जब मैं बोलूंगी को जो इलेक्ट्रॉन्स को काम धंधा नहीं है तो तुम बोलोगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जब मैं बोलूंगी ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉन है बॉस जो बिजी रहते हैं तो आप बोलोगे मैम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो अपना बिजी है बॉन्ड बनाने में तो वो फ्री नहीं है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. लेकिन जो फ्री बैठे हुए इलेक्ट्रॉन हैं जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है वो है हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. चलो देन लेट अस सी द स्ट्रक्चर. ये देखो ऐसे बटरफ्लाई जैसा है. और तुमको पता है ना बीच में वो ट्रेंड आया था बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग. तुमने देखा नहीं वो ट्रेंड या देखा था? आउट इन द गार्डन. माय गॉड दैट वाज सो क्रेजी ना. बाप रे, पूरा टाइम एनीथिंग यू ओपन वो लड़की सामने नाचते आ जाती थी बटरफ्लाई. हाँ चलो, ये रहा लोन पेयर और ये रहा स्ट्रक्चर. सो इट हैज वन लोन पेयर. समझ गए? लोन पेयर देखो दिखते कैसे हैं. ये देखो ऊपर बैठे हैं ना लोन पेयर. इट्स एक्चुअली लुकिंग लाइक अ बटरफ्लाई. सो ये जो लोन पेयर ऊपर बैठे हैं इसको बोलते हैं लोन पेयर. दिख गई. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर. बॉस आयोनिक का मतलब क्या है? आयोनिक का मतलब है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन और फिर आएगा आयोडीन. इसको हम बोलेंगे आयोनिक कैरेक्टर. चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हो गए हमारे 1 मार्क क्वेश्चन. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 2 मार्क क्वेश्चन. रेडी हो? चलो. ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड. सिंपल है. ये देखो ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड 1 2 3 और ये रहा उसका स्ट्रक्चर. ये जो ब्रोमीन का स्ट्रक्चर है, अब या तो मैंने उसको टेढ़ा निकाला है. अगर तुम साथ हो तो क्या दर्द है. कौन सा गाना है ये? I sing some stupid song, अगर लिरिक्स तो मैं और मैसअप कर देती हूँ. बट एनीवेज कमिंग बैक टू ब्रोमीन का स्ट्रक्चर, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर. या तो टेढ़ू निकालो या ऐसा निकालो, कोई डिफरेंस नहीं है. तो ये हो गया ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द बेंट स्ट्रक्चर. क्या बोलेंगे बॉस हम इसको? बेंट स्ट्रक्चर. बढ़े आगे? यस और नो? चलो दे नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द 4 यूजेस ऑफ क्लोरीन. यूजेस समझते हो आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजेस बॉस? बोलो. आई एम सीइंग द चैट सेक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय यूजीज? यूजीज का मतलब क्या है? यूजीज का मतलब है कि वो कहाँ काम आता है. तो बॉस इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, खराब पानी को साफ करने में. नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड ड्रग्स. डाइज समझता है ना तुमको? मिले आपको निखरे काले बाल बस 2 मिनट में, दैट डाइज, लाइक नॉट द बालों वाला डाई,
इट्स यूज फॉर क्लोथिंग ऑल्सो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड ड्रग्स, एंड नेक्स्ट इज ब्लीचिंग फॉर वुड पल्प। वुड ब्लीचिंग मतलब क्या है पता है? ब्लीच का मतलब होता है जो आपको कलर रिमूव करने में हेल्प करे। सो जो कलर रिमूवल में हेल्प करता है दैट्स कॉल्ड एज ब्लीचिंग। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट, राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद कार्बन। सिंपल है, कार्बन विद सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। देखो कार्बन 2 ऑक्सीजन CO2, 2 सल्फर बचे हुए 2 ऑक्सीजन SO2, और फिर जो बचा हुआ 2 ऑक्सीजन है वो देगा 2H2O, फिर सल्फर विद H2SO4। तो टोटल कितने सल्फर हो गए? ये 2 और ये 1, 3 सल्फर, 3SO2 और 1 H2O। तो कुछ नहीं है, सारे ऑक्सीजन 2-2 करके बाहर निकलेंगे। कार्बन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड SO2 CO2 H2O, और सल्फर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड SO2 और H2O। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, डन। चलो, draw the resonance hybrid of SO2 and the 2 canonical forms। यार बहुत ही चिंदी है क्वेश्चन, ये देखो चिंदी 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 क्वेश्चन। अब बॉन्ड्स देखो कितने बनाए हैं, आहो बोला 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 बोला, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया क्या बॉस? अब इधर ऊपर आएगा, देखो, अरे बघा बघा लाजू नका, 6 हो गया, 7 8। अब इधर देखो 1 2 आ गया, 3 4 5 6 7 8, डन डना डन। अब इधर देखो 1 2 3 4 और 4 की जरूरत है, 5 6 7 8, डन डना डन, डन डना डन, डन डना डन। नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट। अब इधर देखो 1 2 ही आएगा, क्यों? क्योंकि 3 4 5 6 7 8 तो बन चुका है। अब इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन डना डन, डन डना डन, डन डना डन। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे आएगा? ये रहा, ये रहा, रेजोनेंस हाइब्रिड। डन बॉस। तो ये 2 रहे उसके कैनोनिकल फॉर्म्स, और वो रहा उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। डन। चलो नेक्स्ट, What is the action of chlorine on cold and dilute sulfuric acid and concentrated? इसमें मैं वापस से आती हूँ। I'll come to this question again. Don't worry, I will not forget. ठीक है। Next, elements of group 16 have a lower ionization enthalpy as compared to group 15. हम ना एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। चलो, ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, और ग्रुप 16 में है ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। सो ये है ग्रुप 15 में, ये है ग्रुप 16 में, ग्रुप 15 में और ग्रुप 16 में। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो 1s2 2s2 2p3, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये है 1s2 2s2 2p4। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? पूरा का पूरा ध्यान से सुनना। P की कैपेसिटी होती है 6, द कैपेसिटी ऑफ P इज 6। P की कैपेसिटी होती है 6 का हाफ होता है 3। तो जब कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे 15 में P की कैपेसिटी है 6 का हाफ हुआ 3, एंड दैट इज मोर स्टेबल। इसीलिए जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है वो स्टेबल है, तो उनका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान नहीं होगा, और उनका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान नहीं है, इसीलिए उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है।
सो बेसिकली व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप लोग कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ कि अगर ये स्टेबल है तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में बहुत एनर्जी लगेगी, इसीलिए ग्रुप 15 हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर्ड टू ग्रुप 16। अब इसको हम कैसे लिखेंगे देखो, ग्रुप 15 हैज अ हाफ फिल्ड, ग्रुप 15 हैज अ हाफ फिल्ड 2p, या तो ऐसे ही लिखो, ग्रुप 15 हैज अ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ड्यू टू विच it is more stable. Hence, as it is more stable, it requires more energy to remove its electron। समझ में आया क्या बॉस? क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्लियर है बॉस? चलो नेक्स्ट। और यहां पे स्टेबल क्यों है? क्योंकि आप नीचे लिख दो, डन। अब हम यहां से शुरू करेंगे 3 मार्क क्वेश्चन। ये 2 मार्क यहां तक सबको क्लियर है बॉस? यस और नो? चलो देन लेट अस मूव ऑन टू द 3 मार्क्स क्वेश्चन नाउ। अब ये जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है, चलो सॉल्व भी करना शुरू कर देते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन sulfurous acid, sulfuric acid and peroxy monosulfuric acid? So sulfurous is H2SO3, okay, sulfurous is H2SO3, sulfuric is H2SO4 and peroxy monosulfuric is H2SO5. Okay, so H2SO3, H2SO4 and H2SO5. Clear है boss? Clear है boss? Clear है boss? Give me a yes or no. H2SO3, H2SO4 and then we have peroxy monosulfuric which is H2SO5. Okay, चलो 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 चलो। हाँ, H2SO3 अब हम कैसे करेंगे? S अगर निकालना होगा तो 1 into 2, क्योंकि हाइड्रोजन 1 है तो ये हो गया 1 into 2 प्लस सल्फर हो गया X प्लस ऑक्सीजन -2 into 3 इज इक्वल टू 0। सो 1 into 2 प्लस X प्लस -2 into 3, 1 into 2 is 2 प्लस X प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -6 उधर गया +6 +2 उधर गया -2, x इज इक्वल टू +4। समझ में आया क्या? नेक्स्ट 1 into 2 हाइड्रोजन 1 है प्लस x प्लस ऑक्सीजन इज -2 into 4 इज इक्वल टू 0। अब बताओ 2 प्लस x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 4 8 और ये 0। अब x इज इक्वल टू -8 उधर गया +8 +2 उधर गया -2, x इज इक्वल टू 6। समझ में आया क्या बॉस? नेक्स्ट H इज 1 into 2 प्लस x, ऑक्सीजन इज -2 into 5 इज इक्वल टू 0। 1 into 2 is 2 plus x, 1 into 2 is 2 plus x plus into minus minus 2 5s are 10 is equal to 0। x is equal to -10 उधर गया +10 +2 उधर गया -2, x is equal to 10 - 2 हो गया 8।
डंडनाडन डंडनाडन डंडनाडन। अरे इन्होंने क्वेश्चंस भी कैसे दिए थे देखो, 4 6 8 आंसर है, ऐसे क्वेश्चन दिए थे। सो या एनीवेज गाइस, इज इट क्लियर टिल हियर? H2SO3, H2SO4, H2SO5. This is sulfurous, this is sulfuric, this is peroxy monosulfuric। बड़े आगे चलो। Explain why fluorine shows only प्लस नहीं है, वो -1 है। ओके, फ्लोरीन shows only -1 oxidation state while other halogens show higher oxidation state, and write the action of chlorine with excess of NH3। इसका आंसर कहाँ लिखूं? नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हो इसका आंसर। आंसर ध्यान से सुनो बॉस, ध्यान से सुनो, ध्यान से रेडियो। देखो अब वही जो ऑक्सीजन वाला फंडा था ना, वही फंडा है। अगर अपने घर में उतनी जगह ही नहीं होगी तो हम उतने लोगों को इनवाइट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो वैसे ही जो फ्लोरीन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्योंकि बेचारे के घर में जगह ही नहीं है। ही डज नॉट हैव अ वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो वो अपने घर में किसी को बुलाता ही नहीं है। तो हम बोलेंगे फ्लोरीन शोज -1 oxidation state, fluorine shows -1 oxidation state as it has no vacant d orbital। बेचारे के पास d orbital ही नहीं है। as it has no vacant d orbital, ठीक है, to accommodate more electrons। To accommodate more electrons। समझ में आ गया? ये पहली चीज। सो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करता है? फ्लोरीन का बेचारे का ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ -1 होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। बेचारे के घर में इतनी जगह ही नहीं है कि कोई आ पाए। सो फ्लोरीन shows -1 oxidation state as it has no vacant d orbital to accommodate more electrons। पहला रीजन। दूसरा रीजन, बाकी एलिमेंट से कंपेयर्ड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट बाकी एलिमेंट्स उतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। फिर हम यहां पे लिखेंगे एज कंपेयर्ड टू अदर एलिमेंट्स, फ्लोरीन is highly electronegative। Fluorine is highly electronegative and other elements are comparatively less electronegative। समझ में आया सबको इधर तक? सो एज कंपेयर्ड टू द अदर एलिमेंट्स, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और बाकी एलिमेंट्स इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। सो पहला रीजन व्हाई फ्लोरीन शोज ओनली -1, क्योंकि बेचारे फ्लोरीन के घर में यार उतनी जगह ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? फ्लोरीन shows -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि बेचारे के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, बट बाकी एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा दिखा सकते हैं। उसके बाद as compared to the other elements, fluorine is highly electronegative and others are comparatively less electronegative। फिर उन्होंने बोला था अमोनिया का रिएक्शन कराओ with excess of chlorine। अब ये है अमोनिया। अब एक्सेस का मतलब होता है 3 यूनिट्स। मैंने आपको ऑर्गेनिक में भी सिखाया था, एक्सेस का मतलब होता है 3 यूनिट्स। अब 8 NH3 है, 8 नाइट्रोजन में से 2 तो रिलीज हो गए, 8 नाइट्रोजन में से 2 तो रिलीज हो गए। कितने बचे? 8 में से 2 तो रिलीज हो गए, 6 बचे हैं। सो यहां पे बनेगा 6 NH4Cl, या तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो ना, 3 × 2 6 क्लोरीन है।
तो यहाँ पे बन गया 6NH4Cl, तो इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। समझा बॉस? ओके, सो सिंपल है। फ्लोरीन शोज -1, क्यों? क्योंकि बेचारे के घर में जगह नहीं है, नो वेकेंटी और वाइटल। दूसरा रीजन, एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और बाकी एलिमेंट्स कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और फिर आती है रिएक्शन, अमोनिया प्लस Cl2 गिव्स अमोनियम क्लोराइड प्लस N2। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है? ये क्वेश्चन भी क्लियर है? अरे हो बोला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन rhombic sulfur and monoclinic sulfur. Okay. देखो, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, अब इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है? ठीक है, बहुत सिंपल है। रोम्बिक सल्फर जो है वो होता है आपका नीडल शेप्ड, ठीक है, और मोनोक्लिनिक जो होता है वो होता है ऑर्थोरोम्बिक शेप। ठीक है, उसके बाद इसका जो कलर है, इसका कलर होता है पेल येलो यानी डल येलो, और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राइट येलो। समझ में आया क्या? सो पेल येलो और इसका कलर है ब्राइट येलो। यस और नो, यस और नो, यस और नो। ये भी सॉल्युबल इन CH2 है, वो भी सॉल्युबल इन CH2 है, बट ये इनसॉल्युबल इन वाटर भी है। ठीक है, सो रोम्बिक सल्फर इज नीडल शेप, मोनोक्लिनिक इज ऑर्थोरोम्बिक शेप, फिर पेल येलो, ब्राइट येलो, सॉल्युबल इन CH2, सॉल्युबल इन CH2। हा क्वेश्चन इथून परत सुरू करू, ठीक आहे? ह्या क्वेश्चनच्या पुढे मी जे केलं ते कट कर आणि आता इथून आपण हा क्वेश्चन परत सुरू करू, ठीक आहे? आता बघ, मी स्लाइड चेंज करते। आता इथून हे झालं इथपर्यंत N2, आता पुढचा क्वेश्चन। Now let us move on to the next question, which is distinguish between rhombic sulfur and monoclinic sulfur with respect to the following points: color, shape, melting point, density, solubility in CH2. Okay then, so rhombic और monoclinic को हम कैसे distinguish करेंगे? तो पहले तो यार rhombic जो होता है ना, उसका कलर बेचारा डल 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 होता है। What do you mean by डल 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 डल? तो इट इज पेल येलो। कैसा है? पेल येलो। और इसका जो कलर है वो है ब्राइट येलो। पेल येलो, ब्राइट येलो। फिर अब आते हैं उसके शेप पे। इसका शेप है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। और इसका जो शेप है ये बेचारा सुई जैसा है, which is called as the needle shaped। एक है सुई जैसा ऑर्थोरोम्बिक और एक है नीडल शेप। उसके बाद अब हम आते हैं सॉल्युबल इन CH2। अब देखो, ये तो है इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन CH2। इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब पानी में तो मिक्स नहीं होता है, बट soluble in CH2। और ये वाला it is soluble in CH2। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है? पेल येलो, ब्राइट येलो, ऑर्थोरोम्बिक, नीडल शेप, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन CH2, सॉल्युबल इन CH2। अब हम आते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट के पास। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 385.8 केल्विन
और इसका है 393 केल्विन। ठीक है, ये हुआ इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के साथ और क्या पूछा है? शेप हो गया, कलर हो गया, डेंसिटी रह गया, स्ट्रक्चर भी हो गया। हाँ, अब हम आते हैं इसके डेंसिटी पे। इसका जो डेंसिटी है, इसका डेंसिटी है 2.069 और इसका है 1.983। ठीक है, अब डेंसिटी आप कैसे लिखते हो? मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप मुझे डेंसिटी का यूनिट बताओगे। डेंसिटी का क्या बताओगे? यूनिट। सो डेंसिटी का यूनिट यहाँ पे आपको लिखना है। डेंसिटी का यहाँ पे आपको यूनिट लिखना है। ये एक काम तो मैं आपको दे ही सकती हूँ। सो पेल येलो, ब्राइट येलो, ऑर्थोरोम्बिक, नीडल शेप, insoluble in water, soluble in CS2, melting point is given, melting point is given, density is given, density is given. Done, done, done. चलो then, next question. Explain the trend in the following properties: atomic radius, electronegativity and electron gain enthalpy. अब देखो, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। As you go, ग्रुप 16 में पूछा है ना? हाँ, as you go down the group, as you go down the group, एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। अब जैसे ही एटॉमिक साइज बढ़ेगी, एटॉमिक साइज क्यों बढ़ रही है? तो एटॉमिक साइज बढ़ रही है क्योंकि न्यू शेल ऐड हो रहा है। न्यू शेल ऐड हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। इसीलिए एटॉमिक साइज नीचे जाते टाइम बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, नीचे जाते टाइम साइज बढ़ रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन की भूख है ना, वो भूख खत्म हो गई है। जैसे जैसे बड़ा 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 एटम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की भूख कम हो रही है। जैसे हम छोटे होते हैं तो हमको लगता है यार मेरे पास वो फोन चाहिए, या मुझे ये वाला लैपटॉप चाहिए, या ये वाली बाइक चाहिए। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, ये भूख मरते जाती है। सो एज यू गो डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। और फिर आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेम, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, वो इलेक्ट्रॉन आने के बाद जो खुशी होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो भी कम हो जाती है। जैसे हम जब छोटे होते, मम्मी ने नया कंपोस्ट बॉक्स ला के दिया, वी बिकम वेरी हैप्पी, वाह वाह ये देखो। बट बड़े होने के बाद हम नया फोन लेते हैं, 2-3 दिन उसकी खुशी होती है, दैट डिसअपियर्स। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन आने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन आने के बाद एनर्जी रिलीज होना है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वैसे ही इधर भी होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ती है वो खुशी कम होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। सो हम ना ये तीनों ट्रेंड्स अभी हम इसके फॉर्मेट में लिखेंगे। किसके? चलो, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस को हम कैसे लिखेंगे? देखो, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, atomic size, as we move down the group, atomic size increases. Atomic size क्यों increases? As new shell is added, फिर उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज, न्यू शेल इज एडेड, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, न्यूक्लियस का चार्ज कम हुआ, किसका चार्ज बढ़ गया? शील्ड का इफेक्ट बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, डिक्रीजेस एंड शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज और शील्ड का ना 36 का आंकड़ा है। सो न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो शील्ड का इफेक्ट बढ़ेगा। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज बड़ी 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 होते जाती है। क्यों? क्योंकि नया शेल ऐड होता है। नया शेल ऐड होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया
और शील्ड का इफेक्ट बढ़ गया। ये हुआ अबाउट द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो बॉस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खुद के पास बुलाने की खुशी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। सो इसमें हम क्या लिखेंगे? एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो भूख है वो खत्म हो जाता है। और फिर आता है एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन। अच्छा ये नए स्लाइड पे लिखे क्या या यही लिखे? रुको, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो बॉस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन आने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन आने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to a neutral atom। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज कि as we move down the group, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, as we move down the group, electron gain enthalpy decreases। समझा? सो एटॉमिक साइज नीचे जाते हुए बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रही है। समझा 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 समझा? ओके, ये था अबाउट द ट्रेंड। सबको क्लियर है इधर तक? यस गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी। चलो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ले लिया स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what are chalcogens? Discuss the industrial method for preparation of sulfur dioxide। अच्छा पहले what are chalcogens हम आंसर करेंगे। Chalcogens are group 16 elements। chalcogens को हम बोलते हैं group 16 elements, और इनको चाल्को नाम क्यों आया है? सो चाल्को का मतलब है और, gens का मतलब है forming। So group 16 elements are called as chalcogens। Chalcogens are group 16 elements। Chalcogens means ore forming elements। Chalcogens means ore forming elements। ठीक है? So group 16 elements are called as chalcogens। Chalcogens because they are ore forming elements। अब ये बनते कैसे हैं? फ्रॉम जिंक सल्फाइड। सो ZnS plus 3O2 gives 2ZnO plus 2O2 2SO2, and then from iron pyrites is FeS2, फिर 4FeS2 plus 11O2 gives 2Fe2O3 plus 8SO2। इफ यू रिमेंबर ओनली दिस तो फाइन है, बाकी बैलेंसिंग तो बॉस आपको करना पड़ेगा। समझ में आया? किसको करना पड़ेगा बैलेंसिंग? आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉस ये भी क्वेश्चन एकदम चिंदी है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन।
बहुत थ्योरी क्वेश्चन है बट पॉइंट्स एग्जैक्टली लिखना इंपॉर्टेंट है. राइट द 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड 3 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. बॉस जब जब मैं एसिड बोलती हूं, एसिड स्टैंड्स फॉर खतरा. व्हाट इज दिस खतरा? तो पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेंगे. व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? तो पहले तो यार ये कलरलेस है, डेंस है और ऑयली दिखता है थोड़ा सा. अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है विच इज 283 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट है 611 केल्विन. और ये हाईली करोसिव है, लवकर गंजत. लेकिन बॉस अगर ये स्किन पे डाल दिया तो जलन ही जलन मच जाएगी. व्हाई? बिकॉज इट कॉजेज सीवियर बर्न्स. अब ये यूज कहां होता है? तो बॉस इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, यानी जो भी कचरा 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 होगा पेट्रोल में वो सब निकालने के लिए. और थर्ड, यार लैब में तो यूज होता ही होता है. सो इट इज यूज्ड इन लैब एज अ लैब रिएजेंट. तो ले लो बॉस इसका स्क्रीनशॉट जल्दी, क्योंकि इसके बाद अब आने वाले हैं 4 मार्क्स क्वेश्चन. तो जल्दी जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट. ओके चलो ये हो गया है. नाउ दीज आर ऑल द 3 मार्क्स क्वेश्चन. अब हम आगे बढ़ेंगे सारे 4 मार्क्स क्वेश्चन के पास. और हाँ, चैप्टर के एंड में, लाइक वंस वी आर डन विद ऑल द 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 4 मार्क, चैप्टर के एंड में आई विल ऑल्सो टेल यू ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं. और लाइक ये जो बताया है वो तो इंपॉर्टेंट है, बट बाय चांस अगर कोई आर्टिकल रह गया हो जो इंपॉर्टेंट मेंशन किया नहीं होगा, वो मैं अगेन एंड ऑफ द वीडियो भी बताऊंगी. सो चलो, दिस इज डन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द 4 मार्क्स क्वेश्चन. अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, write the chemical reaction in the manufacturing of sulfuric acid by contact process. बस ये contact process है क्या? तो ध्यान से सुनो. प्रेमाणी ऐका, ही जी contact process आहे ना बाळांनो, this process, इसमें हम बेसिकली करते क्या है? तो बस ये contact process एक ऐसी मेथड है. कैसी मेथड है? ऐसी मेथड है जिसमें हम बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. अब इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस को इतना हाइप क्यों किया गया है? क्योंकि ये कमर्शियली बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है. मतलब इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े लेवल पे अगर H2SO4 बनाना हो, सो इट इज मेड बाय दिस मेथड. दिस इज द पॉइंट 1. दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये होता है बहुत सारे स्टेप्स में. अब ये कौन से स्टेप्स में होता है, इसको कैसे लिखना है, वो सब हम देखने वाले. चलो देखो, स्टेप 1. स्टेप 1 में होता क्या है? अब आप बोलोगे मैम रिएक्शन तो इजी है, हमको याद रह जाएगी. बस उसी रिएक्शन को स्टेटमेंट के फॉर्म में भी एक्सप्लेन करना है. स्टेप 1, सल्फर reacts with atomic oxygen to produce. क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या लग रहा है तुमको? अरे यार इतना तो सिंपल है. सल्फर विद ऑक्सीजन देगा सल्फर डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड. टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड. अब ये रिएक्शन होती कैसे है? तो बस कुछ नहीं करना है. ये ले लो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स यू SO2. सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स यू SO2. ठीक है. अब उसके बाद ये रहा स्टेप 2. अब स्टेप 2 में क्या करना है? देखो, स्टेप 1 में तो सल्फर विद ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया. अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी रिएक्शन, ध्यान से सुनना, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम फिर से ऑक्सीजन के साथ करेंगे और मिलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से सुनो. सल्फर डाइऑक्साइड reacts with O2 in presence of, यार कैटलिस्ट तो लगेगा ना, in presence of V2O5 और
सल्फर डाइऑक्साइड O2 के साथ तो रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस, SO3। अब तुम लोग भी यही लिखोगे, छोड़ो मैं पूरा स्टेटमेंट ही लिखती हूँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। समझ में आया क्या बॉस? यस और नो? 2 यूनिट्स ले लो, यहाँ पे भी 2 यूनिट्स ले लो और यहाँ पे 3 यूनिट्स ले लो। कुछ नहीं किया मैंने, बस बैलेंस किया है। ये देखो 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2, ठीक है। 2 into 2 4, नॉट रियली बैलेंस्ड बट ठीक है। SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, ठीक है। अगेन आई विल सिट एंड इंक्रीज द यूनिट्स, फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे यार देखो, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ SO2 in presence of V2O5 to produce SO3। डन, ये हो गई सेकेंड स्टेप। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। सो S प्लस O2 गिव्स SO2, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। अब स्टेप 3 में क्या होगा? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है। ये जो स्टेप 3 है ना, इसमें ध्यान से सुनो, तुमको क्या करना है। इस स्टेप 3 में आपने ले लिया SO3। अब इस SO3 में डाल दो H2O, SO3 में डाल दो H2O, ठीक है। अब जैसे ही SO3 में हमने H2O डाल दिया, तुमको क्या लगता है क्या होगा? जैसे ही SO3 में हमने H2O डाल दिया तो what do you think will happen? बोलो बोलो, what do you think will happen? देखो सिंपल है, SO3 में H2O डाल दिया तो आपको मिलेगा H2SO3, बस इनको कंबाइन करो, दिस इज वन ऑप्शन। और अनदर ऑप्शन इज कि S प्लस O2, SO2 तो मिल गया, SO2 में O2 डाल दिया, SO3 बन गया। अब क्या करो, ये जो SO3 है इसकी रिएक्शन कर दो H2SO4 के साथ। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, SO3 की रिएक्शन कर दो H2SO4 के साथ। अब क्या होगा देखो, H2 2 S है, सो S2, ये 3 O और ये 4 O, O7, इसको हम बोलेंगे ओलियम। क्या बोलेंगे? ओलियम। सो S प्लस O2 SO2, SO2 में O2 डाल दो, SO3 मिलेगा। अब उस SO3 में डाल दो H2SO4। तुम बोलोगे मैम हमको अगर एसिड ही बनाना है, H2SO4 ही बनाना है, तो आप H2SO4 यूज ही क्यों कर रहे हो? तो अरे यार सिंपल बात है, H2SO4 का 1 यूनिट में डाला, अब 1 यूनिट मैंने डाला, उसके बदले में देखो व्हाट हैपेंस। सो SO3 प्लस H2SO4 गिव्स H2S2O7, ओलियम। अच्छा, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए दे कैन ऑल्सो आस्क यू द फॉर्मूला ऑफ ओलियम, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ओलियम विच इज प्रोड्यूस्ड हियर undergoes hydrolysis. Oleum which is produced here undergoes hydrolysis. अब तुम बोलोगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? तो बॉस हाइड्रोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। चलो देखते हैं। अब ओलियम H2S2O7, ओलियम में मैंने जैसे ही पानी डाल दिया, ओलियम में मैंने जैसे ही पानी डाल दिया, व्हाट हैपेंस? तो बॉस ओलियम में मैंने जैसे ही पानी डाल दिया तो ये H2, उसके बाद 2S है ना, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ, 2H2
फिर इधर S और ये 4, तो ये हो गया बॉस 2H2SO4। तो यहाँ पे हमको H2SO4 के 2 यूनिट्स मिल गए। क्लियर है सबको? सो स्टेप 1 में हमने क्या किया, S plus O2 gives SO2, SO2 में फिर से ऑक्सीजन डाल दिया, SO3 मिला। अब SO3 में डाल दो H2SO4 और आपको मिलेगा ओलियम। अब ओलियम में आपने जैसे ही पानी डाला, जैसे ही आपने ओलियम में पानी डाला, आपको मिल गए 2 यूनिट्स ऑफ H2SO4। कितने यूनिट्स मिल गए? 2 यूनिट्स ऑफ H2SO4। क्लियर है बॉस? यस और नो? चलो नेक्स्ट। अब यहां पे देखो, what happens when chlorine reacts with the following। अब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दिए हैं और वो बोल रहे हैं इन 4 एलिमेंट्स की रिएक्शन अगर हमने क्लोरीन के साथ कर ली तो व्हाट विल हैपन। देखो, अगर आपने एल्यूमिनियम की रिएक्शन कर ली, ठीक है, बैलेंस तो आप लोग बताओगे, क्लोरीन की रिएक्शन अगर एल्यूमिनियम के साथ कर ली तो AlCl3 मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा? AlCl3 मिलेगा। अगर सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर दी तो मुझे मिलेगा NaCl विच इज सॉल्ट। अगर S8 की रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ कर दी तो यहां पर मिलेगा मुझे H2Cl2। और अगर P4 की रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ की तो बॉस मुझे यहां पे मिलेगा PCl3। समझ में आया क्या? सो एल्यूमिनियम विद क्लोरीन AlCl3, उसके बाद सोडियम विद क्लोरीन NaCl, S8 विद क्लोरीन H2Cl2 और P4 विद Cl2 gives PCl3। नाउ हाउ कैन वी बैलेंस दिस? तो यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो 2 into 3 is 6। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3, तो 3 into 2 will be 6। उसके बाद Cl2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे भी 2 आएगा। नाउ हाउ डू यू डू दिस? मान लो यहाँ पे लिख दिया 4, 4 into 2 8। ओके, अब इधर 4 2 जा, अरे बोलो बोलो 8, तो यहाँ पे भी 4 लिखती हूँ। सो 4 into 2 8, 4 into 2 8, बैलेंस हो गया। 4 into 2 इधर 8 होता है और S8 तो ऑलरेडी है। अब हाउ डू आई बैलेंस PCl3? PCl3 कैसे बैलेंस करूं? मान लो यहाँ पे P4 है तो यहाँ पे भी मैंने 4 ले लिया। 4 into 3 कितना होता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे 4 ले लिया, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 6। तो 6 into 2 is also 12 and 4 into 3 is also 12। समझ में आया? तो ये रहा हाउ डू वी रिएक्ट एल्यूमिनियम विद क्लोरीन AlCl3, सोडियम विद क्लोरीन NaCl, S विद क्लोरीन H2Cl2 एंड P4 विद क्लोरीन PCl3। समझ में आया? नाउ ये कंपाउंड्स जो है आपको बैलेंसिंग रट्टा नहीं मारना है यार। बैलेंसिंग तो मैंने खुद भी आपकी आंखों के सामने की है। सो यू कैन जस्ट राइट डाउन द मेन प्रोडक्ट एंड देन ट्राई टू डू द बैलेंसिंग बाय योरसेल्फ। ओके, चलो डन, बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट इज नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरिक एसिड एंड क्लोरस एसिड and discuss 4 points of anomalous behavior of fluorine। ओके, तो पहले तो क्लोरिक का फॉर्मूला क्या है? क्लोरिक का फॉर्मूला है HClO2 एंड क्लोरिक का फॉर्मूला है HClO3। सो क्लोरस इज HClO2 एंड क्लोरिक इज HClO3। अब ये कैसे होगा देखो, मान लो यहाँ पे है OH, इसको लगा है Cl, OH इसको लगा है Cl और एक डबल बॉन्ड O। सिंपल है, OH Cl और एक डबल बॉन्ड O, तो 2 O हो गए, एक H और एक Cl, HClO2। अब हम देखेंगे HClO3 कैसा होगा। तो HClO3 देखो, OH है, Cl है, सब कुछ सेम है। अब इधर HClO2 था, इधर HClO3 है, यानी इधर एक O एक्स्ट्रा है, इसीलिए इधर ले लो डबल बॉन्ड O। समझ में आया? सो HClO2 है Cl डबल बॉन्ड O और उधर HClO3 है तो डबल बॉन्ड O 2 है।
ठीक है, समझ में आया बॉस? यस और नो? ओके, चलो दे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द 4 पॉइंट्स ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अब ये एनोमलस का मतलब क्या होता है? तो बॉस एनोमलस का मतलब है, ध्यान से सुनना, कि उसके जो प्रॉपर्टीज है वो बाकियों से अलग है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसके प्रॉपर्टीज बाकियों से अलग है, बट उसके प्रॉपर्टीज बाकियों से अलग क्यों है? What are the 4 points of anomalous behavior of fluorine? Why does it show anomalous behavior? What is the reason behind that? तो बॉस सबसे पहला due to its very small atomic size, due to its very small atomic size, ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज तो ठीक है, लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सो यहां पे एटॉमिक साइज बहुत छोटी है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। फिर उसके बाद ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स। सो मेनली ये चीजें हैं जिसके वजह से फ्लोरीन शोज एनोमलस बिहेवियर, ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब नेक्स्ट फीचर क्या हो सकता है? ड्यू टू इट्स लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो इसको हम लिख सकते हैं ड्यू टू इट्स लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ड्यू टू इट्स लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। समझ में आया? सो क्लियर है सबको इधर तक? गिव मी अ यस और नो। ओके, ये देखो, अब फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है, फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है। अब फ्लोरीन की साइज इतनी छोटी होने की वजह से अगर दो फ्लोरीन के एटम्स एक दूसरे के पास में आ गए तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक करना बहुत इजी है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं ड्यू टू इट्स लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कि इसका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक करना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी रिपल्शन हो रहा है। अगर उन लोगों के ऑलरेडी झगड़े हो रहे हैं तो उसको ब्रेक करना बहुत इजी है यार। सो ड्यू टू इट्स वेरी लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एंड 4 मार्क क्वेश्चन on group 16, 17 and 18. I think MCQs are remaining. We will do the MCQs now. But इस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? जो बताया वो तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है? ये सब कुछ, डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ऑल दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? आई जस्ट सॉ एक स्लाइड आधी आई है, आई डोंट नो विच, आई थिंक दिस। अब तुम नोट्स अगर ये देख रहे हो तो डिफिकल्ट हो सकता है, वो फट गया है, कल का स्लाइड मैंने इंपोर्ट किया तो, बट एनीवेज मतलब इट्स जस्ट एक्सपांडेड। सो ये सब कुछ जो मैंने यार इस चैप्टर में अभी तक बोला है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ एवरीथिंग एंड देन वी विल मूव ऑन टू एमसीक्यूज। ये 2 मार्क्स। ठीक है, अब यहां से हम करेंगे एमसीक्यू। चलो करें एमसीक्यूज अभी। नाउ in chlorous acid the oxidation state of chlorine is, chlorous is HClO2। अब कैसे निकालेंगे? 1 plus X, ऑक्सीजन इज -2 into 2 क्योंकि 2 यूनिट्स है। सो 1 plus X प्लस इंटू माइनस, -4 is equal to 0, X is equal to -4 उधर गया +4, 4 - 1 3।
सो व्हाट इज द राइट आंसर? 3. ठीक है, इट वॉज ए टाइपिंग एरर देयर. सो 1 प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0. ये हो गया 3. उसके बाद द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ. अब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? बॉस जिसकी साइज सबसे बड़ी. अब जैसे यू गो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती जाती है. अब जिसकी साइज सबसे बड़ी वो सबसे ज्यादा एसिडिक. सो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा HI, HBr, HCl एंड देन HF. सो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ा होगा D, HI, HBr, HCl और HF. उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद NaOH तो क्या मिलता है? तो बॉस आपको मिलता है सोडियम सल्फाइड. क्या मिलता है? सोडियम सल्फाइड. सो SO2 with NaOH you get sodium sulfide. Next, the gas evolved when sulfuric acid reacts with copper. बॉस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 जब ये रिएक्ट करता है कॉपर के साथ तो वो पूछ रहे हैं गैस कौन सा इवॉल्व होता है. तो बॉस वहां पे एक गैस निकलता है जिसका नाम है SO2 which is the sulfur dioxide gas. उसके बाद when hot and concentrated alkali NaOH reacts with chlorine. So इसका मतलब है they are only asking अगर NaOH ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा. तो बॉस दो कंपाउंड्स मिलते हैं. One is called as the chloride and one is called as the chlorate. Then next one, when SO2 is passed through an aqueous solution of I2, क्या होता है? बॉस जैसे ही SO2 को अगर हमने I2 से पास कर दिया तो वो सोल्यूशन आपका हो जाता है कलरलेस, कि उसको कोई कलर नहीं रहता. इट रिमेन्स कलरलेस. नेक्स्ट, O2 मॉलिक्यूल इज, व्हाट डू यू थिंक? O2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. क्लियर है इधर तक? व्हाट डू यू मीन बाय पैरामैग्नेटिक? It has unpaired electrons. It has unpaired electrons. उसके बाद the number of covalent bonds present in sulfuric acid. यार ये तुम लोगों को बोलते आना चाहिए. सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है? H2SO4 है ना. क्या लगता है कितने हैं कोवैलेंट बॉन्ड? बताओ. यस यस यस, तुम लोग काउंट करो और मुझे बताओ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है. तो बॉस 6 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. समझ में आया क्या बॉस? यस और नो? तो ये थे एमसीक्यू. एंड इंटरहैलोजन कंपाउंड, इन इंटरहैलोजन कंपाउंड विच हैलोजन इज नेवर द सेंट्रल एटम. यार ये वाला तुम थोड़ा दिमाग लाओ. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, जिसकी साइज सबसे कम, वो कभी सेंटर में आ ही नहीं सकता. सो फ्लोरीन. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज. वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज. समझ में आया? सो फ्लोरीन कैन नेवर बी इन द सेंटर. ओके, सो ये थे आपके एमसीक्यूज. 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एंड 4 मार्क क्वेश्चन. ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन बहुत अच्छे से करना. कॉन्टैक्ट प्रोसेस अच्छे से करना. रोम्बिक मोनोक्लिनिक का डिफरेंस अच्छे से करना. व्हाट आर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स एंड राइट अ नोट ऑन इट अच्छे से करना. SO2 का स्ट्रक्चर वेरी वेरी प्रॉपर्ली. उसके बाद एनिमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, एनिमलस बिहेवियर ऑफ क्लोरीन. फिर उसके बाद ये जो ट्रेंड मैंने सिखाया था, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, वो पूरा ट्रेंड, ये सारे ट्रेंड आपको वाला क्वेश्चन अच्छे से करना है. फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ H2SO4. लॉन्ग आंसर्स में वही कॉन्टैक्ट प्रोसेस है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनिमलस बिहेवियर, ऑक्सीजन का भी आपको करना है एंड फ्लोरीन का भी करना है. सो आई हैव, क्वेश्चन वाज ओनली फॉर फ्लोरीन. हम लोग ने फ्लोरीन का किया, बट ठीक है ऑक्सीजन का भी कर ही लेते हैं हम. छोड़ो.
इधर क्वेश्चन दिया नहीं है इस क्वेश्चन पेपर में, बट इट इज इंपॉर्टेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय एनोमलस बिहेवियर? तो बस एनोमलस बिहेवियर का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स अलग प्रॉपर्टीज दिखाएंगे और इसका कुछ अलग ही चलता रहेगा, उसको हम बोलेंगे एनोमलस बिहेवियर. एवरीवन विल शो डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड दिस एलिमेंट विल शो डिफरेंट प्रॉपर्टी. अब व्हाट आर दोस डिफरेंट प्रॉपर्टीज वो हम देखेंगे. इसमें पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिसिटी. अब व्हाट डू वी राइट इन एटॉमिसिटी? तो बस एटॉमिसिटी का मतलब है ऑक्सीजन जो होता है वो बोलता है यार मैं तो सिंगल नहीं रह सकता, I am diatomic in nature. So oxygen is diatomic. What do you mean by diatomic? उसके साथ हमेशा दूसरा ऑक्सीजन रहता है. So oxygen is diatomic while others are polyatomic. What do you mean by polyatomic? तो S8 के फॉर्म में. समझ में आया? सो एटॉमिसिटी का मतलब है ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में रहेगा, यानी 2 यूनिट्स होंगे, बट अदर एलिमेंट्स होंगे पॉलीएटॉमिक. फिर उसके बाद आता है मैग्नेटिक नेचर. अब बॉस ऑक्सीजन जो है, हमने अभी एमसीक्यू के टाइम देखा, ऑक्सीजन जो है वो होता है पैरामैग्नेटिक, बट बाकी एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं डायमैग्नेटिक. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक while other elements are oxygen is paramagnetic while other elements are डायमैग्नेटिक. समझ में आया? उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट का आप एक लिख सकते हो. ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ऑक्सीडेशन स्टेट में हम क्या लिखेंगे? तो बस ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक है -2 और एक है -1. -1 इन द केस ऑफ पेरोक्साइड. इससे ज्यादा वो नहीं दिखा सकता. क्यों? क्योंकि इट डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल. सो इधर हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन शोज ओनली -2 and -1 oxidation state. Oxygen shows only -2 and -1 oxidation state. और फिर आता है nature of hydrides. Nature of hydrides. अब ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है, कौन है ऑक्सीजन का हाइड्राइड? तो बॉस ऑक्सीजन का हाइड्राइड यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन H2O, ऑक्सीजन का हाइड्राइड यानी H2O, ये जो है बॉस ये लिक्विड स्टेट में है और बाकी सारे गैस स्टेट में होते हैं. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन आर इन लिक्विड स्टेट. H2O इज इन लिक्विड स्टेट ना. हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन are in liquid state H2O, but other hydrides are in gas phase. समझ में आया? सो सिंपल है. हमको बेसिकली एनोमलस बिहेवियर में ये दिखाना है कि ऑक्सीजन बाकियों से अलग कैसा है. तो कैसा अलग हो सकता है वो मैंने आपको बताया. मैग्नेटिक नेचर के टर्म्स में ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, बाकी डायमैग्नेटिक है. एटॉमिसिटी ऑक्सीजन डायटोमिक है, बाकी बोलो पॉलीएटॉमिक है. उसके बाद नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, ऑक्सीजन का हाइड्राइड यानी H2O लिक्विड में, बाकी सारे गैस में है. So this was about group 16, 17 and 18 which is a 8 marks chapter. अब बॉस तुमको एक चीज बतानी है. जो भी बच्चे क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड में है
तुम्हारे लिए लेकर आई हूं मैं एक अमेजिंग सरप्राइज विच इज कमिंग ऑन 17th of November शार्प 8:30 PM. सो एग्जाम बोर्ड्स को बचे हैं बेयरली 80-85 डेज, और उन 80-85 डेज में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू नीड, ये सारी की सारी डिटेल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ on 17th November 8:30. So I'm hoping to see you all that day. उसका भी लिंक वहां पे सेशन लगा होगा, अभी ही जाओ नोटिफाई मी कर दो. तो जब भी सेशन लाइव होगा यू गाइज विल गेट टू नो. और नेक्स्ट चैप्टर कौन से चैप्टर के PYQs चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.